अस्सलाम एवरीवन। ये जो वीडियो है इज अबाउट एंटरप्राइज वैल्यूएशन। जो वैल्यू की जो हमने वर्किंग की थी उससे रिलेटेड है। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का बेसिकली चैप्टर था, उसमें हमने 3 मेथड्स किए थे, जिनमें से एक ये तीसरा जो फाइनल जो मेथड था दैट वाज कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के थ्रू जो कंपनी वैल्यूएशन हम कर रहे थे, एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। बेसिकली एंटरप्राइज वैल्यू इज अ प्रॉक्सी ऑफ के जो हम इस्तेमाल करते हैं जी के हम जब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो गिव यू एन आइडिया। जो वो लोग कह रहे थे कि जिनको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए और दे वांटेड टू हैव सम रिविजन अबाउट इट, मैं सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं इस तरह से। आई होप इट विल हेल्प। तो देख लेते हैं इसको। देखें, ये जो आपके सामने एग्जांपल है ना, इसमें आपने सबसे पहले आपने कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं। नॉर्मली जो पहले आपको ने वर्किंग शायद की हो, जो भी दूसरे मेथड्स में, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें आपको एक फॉर्मूला बता दिया और उसमें उसके मुताबिक आपने चीजें फिगर आउट करनी है आप डेटा में से, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। लेकिन इसमें देखें, कैश फ्लो पहले कैलकुलेट करना है क्योंकि मेथड कैश फ्लो का है ना। तो पहले आप कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप जाके ये कैलकुलेट करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, अज्यूम उसने बताया है कि ईयर 1 की जो उसने 100 बिलियन रेवेन्यू है वो दे दी है। अगले 5 साल के लिए उसने बताया है कि जो आपकी जो ग्रोथ थी वो 5% के हिसाब से हुई। ठीक है। इसका मतलब ये है कि पहले साल का उसने दे दिया, 100 में 5 ऐड करते जाएंगे, 5% एवरी ईयर। तो 5 साल तक हमने, इसका मतलब है कि कैश फ्लोज हम निकालेंगे। फिर देखें, उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन उसने बताया है कि रेवेन्यू का 21% है। ठीक है, यानी कि जो भी रेवेन्यू आप 5% इंक्रीज करने के बाद 5 साल का होगा, उसमें से आपने ऑपरेटिंग मार्जिन निकालना है। डेप्रिसिएशन आपने ऑपरेटिंग इनकम जितनी आपकी निकली है उसका 5% लेंगे तो डेप्रिसिएशन का कॉलम बन जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का 8% है, जो रेवेन्यू का कॉलम हमने निकाला है उसका आप 8% लेंगे तो ये दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह चेंज इन वर्किंग कैपिटल 2% ऑफ रेवेन्यू है। जो डिस्काउंट रेट है दैट यू विल यूज फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज, वो 10% है। ग्रोथ रेट जो है, जो टर्मिनल कैश फ्लो के लिए हमें ग्रोथ रेट चाहिए होता है, वो 3% है। सही है। टैक्स रेट इसमें बताया उसने कि 30% है, और डीसीएफ मेथड के थ्रू आपने एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सवाल है जो हमें दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कैसे करेंगे वर्किंग। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ दी हुई थी और ये बताया था कि 5 साल है। ठीक है। अब ये जो मैंने वर्किंग 105 निकाली है, ये मैंने 5% जो ग्रोथ रेट हमें सवाल में बताया था ना, उसको मैंने ऐड किया, यानी कि 5% ग्रोथ रेट प्लस किया है इसमें B2 में जो कि 100 था, 5% ऐड कर दिया। कैसे किया? हमने 100 का 5% लिया, जो एडिशनल जो 5 बना उसको हम प्लस कर दिया। नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए मैंने B2 को यूज किया, यानी कि इसका 105 का मैंने 5% इस पे निकाला और उसको ऐड कर दिया। ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट में मैंने क्या किया कि इस B3 पे वर्किंग की। ये B4 के लिए B3 को मैंने लिया, B3, और उसमें 5% ऐड कर लिया। इसी तरह सेम गोज हियर एज वेल कि इसमें मैंने 5% ऐड किया और प्लस कर दिया उसमें जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी। तो हर साल 5% बढ़ता जा रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है बेसिकली। ठीक है, ये हमारी रेवेन्यू आ गया। अब उसने कहा कि ईबीआईटी जो है वो कितने परसेंट है। उसने कहा कि वो ईबीआईटी जो है, यहाँ पे परसेंटेज दिया होगा कहीं, C10 है। इसका मतलब है ये 2% जो ऑपरेटिंग जो मार्जिन है उसका। तो ये कैसे निकाला हमने, ये 20%, और ये है, तो इसका मतलब इसको मैंने फ्रीज इसलिए कर दिया, ये डॉलर साइन लगा के इसको फ्रीज इसलिए कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। हर साल इतना ही इजाफा हो रहा है। 2%, 20% का, ये आई थिंक 20% है, 2% नहीं है, 20% है। तो इसका मतलब ये है कि B2 है उसका 20%, B3 है उसका 20%, यानी कि हर साल जो रेवेन्यू है उसका हम 20% लेते जा रहे हैं। तो 20% इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये यहाँ तक। उसके बाद डेप्रिसिएशन उसने बताया था कि वो क्या है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे मैंने दिया भी होगा, देखो, ईबीआईटी। ईबीआईटी का 5% है, इसका मतलब ये जो ईबीआईटी निकला है इसका 5%। तो देखें, C2 है ये, और ये इस वाले सेल को मैंने फ्रीज कर लिया है। ये जो है ना ईबीआईटी के लिए, इसको मैंने फ्रीज कर लिया। इसी तरह फिर मैं 1 बाय 1 हर एक पे अप्लाई करती जाऊंगी। C3 है, C4 है, ये चेंज हो रहा है, लेकिन परसेंटेज तो वही है ना जो हमने लिखी है। इसी तरह केपेक्स की भी उसने हमें वर्किंग बताई है कि 8% ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि जो रेवेन्यू है 100, उसमें 8% से मैं लगाऊंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। ये देखें 8% है ना ये। इस सेल को मैंने फ्रीज कर लिया जो रेट है, और B2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, तो मेरे पास 5 वैल्यूज आ गई। इसी तरह चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी उसने बताया है। देखें, 2% ऑफ द रेवेन्यू है, 2% है, इसका मतलब देखिए 2% है। तो मैंने इस सेल को फ्रीज कर लिया क्योंकि रेट सेम है 5 सालों के लिए, और हर सेल पे मैं 2% अप्लाई करती जा रही हूँ। इसी तरह उसने हमें टैक्स रेट भी बता दिया है। टैक्स रेट क्या है उसने बताया है, 30%। 30% किस पे लगता है?
30%, ये देखें किस पे लगेगा टैक्स, ईबीआईटी पे लगेगा, तो ये भी हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये C2 है, ये देखें C2 पे लगता है, ईबीआईटी पे लगता है ना। इंटरेस्ट और टैक्स, इंटरेस्ट नहीं है तो फिर डायरेक्टली आप टैक्स माइनस कर देंगे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। और इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ये तो मैं देख भी लेती हूँ, इंटरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा, तो ईबीटी में से फिर टैक्स माइनस कर देंगे, तो ये ईबीआईटी पे टैक्स उसने लगा दिया। ठीक है, कितने परसेंट है देखें, 30%, 0.3। तो हमने जो भी इसको फ्रीज कर लिया रेट को, जो रेट का सेल है, और बाकी हम इस पे लगाते। अब यहाँ तक हमारी वर्किंग है, मैंने डाटा भी रेडी किया है। अभी मैंने फ्री कैश फ्लो नहीं निकाले, फ्री कैश फ्लोज निकाल के उसको डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट करने के बाद मैंने एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है। अब फ्री कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है, देखें क्या फॉर्मूला है उसका, हमने पढ़ा भी है स्लाइड में, उसमें देख लीजिएगा, लिखा हुआ होगा, बट स्टिल इधर भी देखें। C2 क्या है, यानी कि ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस किया टैक्स, तो इसका मतलब है नेट इनकम आ गया। उसमें से आपने माइनस किया G2, G2 क्या है, ये सॉरी, ये दिस वन, दिस इज द वन। C2 जो है ईबीआईटी में से आपने टैक्स माइनस किया जो कि ये है, उसके बाद आपने D2 उसमें ऐड किया, D2 क्या है, आपकी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। उसके बाद आपने माइनस किया इसमें से E2, E2 क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपने माइनस किया, फिर उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल है उसको माइनस किया। इस तरह से आपने इस फॉर्मूले के थ्रू आपने फ्री कैश फ्लोज निकाल लिए। फ्री कैश फ्लो निकालने के बाद आपने उसे डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट करते हैं तो हम डिवाइड करे होते हैं ना, तो ये देखिए, इसी ये जो नेक्स्ट आपको सेल नजर आ रहा है, जो कि ये है, लेट मी रेट देख, यहाँ से देख लेते हैं, डिस्काउंट रेट 10% है, ठीक है, यानी कि 1, इसमें मैंने 1 + 1 0 कर दी है, ताकि मैं उसको, ये देखें, ये सॉरी डिस्काउंट फैक्टर है, यानी कि मैंने पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाला है, उसके बाद इस, ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, जैसे FCF डिवाइड बाई 1 + I होल रेज़्ड टू पावर 1, फिर 2 3 4 5, इस तरह से भी कर सकते हैं, डिस्काउंट फैक्टर निकाल के भी कर सकते हैं। इस तरह करना मेरे लिए आसान था, दूसरा तरीका भी है, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। तो ये इस तरह से जरा इजी है फॉर्मूला हैंडल करना, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 1.1, यानी कि 1 + 0.10, जो कि आपका पहले साल का है, होल रेज़्ड टू पावर 1, वो 1.1 बना। दूसरे साल का निकालना है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने फिर फ्रीज कर लिया। हर सेल को मैं अब नेक्स्ट थर्ड में मैं जो ये प्रीवियस सेल है उसको इस वाले इस सेल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जो कि एफ एफ है ना, F15, वन, ये एक साल का पर हमने निकाला है, तो ये एक साल का है, उसको दो दो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो का हो जाएगा। अब ये 2 साल का आपके पास डिस्काउंट फैक्टर है, फिर उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल का बन जाएगा। 3 साल का है, उसको फिर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। 4 है, उसको फिर 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 हो जाएगा। तो ये भी डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है उससे उसके जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिया, तो आपने क्या करना है कि आपने DCF निकालना है। DCF निकालना मतलब ये कि अब आप सिंपली जो FCF है उसको डिवाइड कर दें डिस्काउंट फैक्टर से। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा, ये देखें, ये आपका डिस्काउंट फैक्टर आ गया। जब आपका डिस्काउंट फैक्टर आ गया सारा, आपने उसको, ये एक एक मिनट है जरा, लेट मी टेल यू। जब आपने सारे डिस्काउंट, ये 5 तो आपने डिस्काउंट फैक्टर निकाल लिए है ना, उसके बाद आएंगे आप टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते हैं, टर्मिनल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखें, टर्मिनल वैल्यू निकालने का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा भी था। अभी मेरे पास इस वक्त स्लाइड्स नहीं है, अदरवाइज मैं आपको शो भी करा देती। सबसे पहले आप टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, टर्मिनल वैल्यू किस तरह निकाली जाएगी, उसके लिए उन्होंने हमें वर्किंग में बताया हुआ है, ये देखो, यहाँ पे कहीं उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई होगी, यकीनन ग्रोथ रेट की, फॉर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए उसने कहा है कि 3%। अच्छा, अब इसको उसने कैसे इस्तेमाल किया है इसको देख लेते हैं, देखिए, इसका मतलब ये कि जो लास्ट हमारा कैश फ्लो है ना, उस लास्ट कैश फ्लो में हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि उसमें 3% ऐड किया, यानी कि उसने बताया ना कि 3% उसके लिए ग्रोथ रेट इस्तेमाल करना है। तो जो टर्मिनल का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो लास्ट कैश फ्लो है, उसमें हमने 3% से पहले उसको ऐड कर दिया, और फिर हमने ये जो बेसिकली ये 10% माइनस 3% है, जो डिफरेंस है ना दोनों का, जो आपका डिस्काउंट रेट है और आपका 3% ग्रोथ रेट फॉर द टर्मिनल वैल्यू, ये उसकी बात हो रही है, वो वाला यूज करेंगे। तो इस तरह से आप इसकी टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, उसके बाद ये जो इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इसकी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। इसी तरह इसमें आप, बल्कि मेरा ख्याल है इसको एक चेक कर लेते हैं, इसकी इसी तरह टैक्स की वैल्यू, टैक्स मेरे ख्याल से निकालना ज्यादा वो है, देख लेते हैं इसको।
देन सिंपली आपने जब इसकी ये जो टैक्स वर्क की वर्किंग की, उसको आपने यूज कर लिया यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। टर्मिनल वैल्यू उसने, एक मिनट दीजिएगा। एंटरप्राइज वैल्यू फिर एट द एंड अल्टीमेटली हमने इसको जमा कर लेना होता है, ये जितनी भी टर्मिनल वैल्यू के थ्रू आपने को डिस्काउंट किया है और आपने ये जो डिस्काउंटिंग की है। लेकिन जिस पॉइंट पे अभी मैं सोच रही हूँ और एक मिनट के लिए रुकी हूँ, वो ये है कि टर्मिनल वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, तो फिर हमने फ्री कैश फ्लोज कहाँ कैलकुलेट किए हैं? अगर मिसाल के तौर पर फ्री फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट नहीं करना और हमने ये कैलकुलेट किया है, लेट्स सपोज, एक मिनट मेरा माउस स्टक हो गया। जैसे कि ये है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स रेट इस 30% जो कि आपने निकाला, अच्छा ईबीआईटी में से निकाला, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ये माइनस करेंगे इसमें से टैक्स रेट, क्योंकि आपने फ्री कैश फ्लोज निकालने हैं। लेकिन इसमें कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल को आप कंसीडर नहीं करेंगे, टर्मिनल वैल्यू है ना। अच्छा, उसमें आपने टर्मिनल वैल्यू निकाली, टर्मिनल वैल्यू निकालने के बाद आपने ये उसमें नॉन कैश एक्सपेंस आपका जो कि है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होती है, अमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स पे होती है। उसके बाद आपने ये ईबीआईटी पे, क्योंकि ईबीआईटी पे था ना, तो ईबीआईटी पे आपने रेवेन्यू का इस्तेमाल, याद रखे, नहीं कर रहे। रेवेन्यू का इस्तेमाल कैश फ्लोज के लिए किया जाता है। अभी तो हम टर्मिनल वैल्यू देख रहे हैं ना, यानी कि जो भी हमारी कंपनी है, जो भी हम कह रहे हैं कि उसकी टर्मिनल वैल्यू क्या है, ईबीआईटी जो हमारी है उस पे देखते हैं, तो रेवेन्यू पे नहीं देखते। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम जो डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंस उसको ऐड बैक करेंगे, और उसको ऐड बैक कर उसके जो जो टैक्स है उसकी वर्किंग करेंगे, इस पे जो डायरेक्टली टैक्स की वर्किंग बनती है वो करेंगे। फिर हमने जब फ्री कैश फ्लो निकालना है, वैसे होना तो ये चाहिए कि फ्री कैश फ्लो निकालें हम, और उसको यानी कि मिसाल के तौर पर इसमें नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर दिया जाए। और जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रीवियसली ये निकाला है, जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को ऐड बैक कर दिया और टैक्स को उन्होंने लेस कर दिया। देखें, अगर हम देखें एक मिनट के लिए, तो ये आपने जो C6 है फॉर एग्जांपल, उसको उसमें आपने माइनस की डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज, सॉरी, माइनस किया आपने टैक्स, और आपने ऐड बैक की है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, सिंपली आपने ये काम किया है। तो हम हमको भी यही करना चाहिए कि जो टर्मिनल वैल्यू है उसमें से हम माइनस करें टैक्स, और ऐड बैक करें आपकी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड दैट इज ऑल फॉर दैट। यही होना चाहिए। लेकिन इसमें इसने क्या किया हुआ है कि इसने डायरेक्टली उस पर डिस्काउंट रेट लगाया है, और डिस्काउंट रेट लगा के जो हमारी ये तो ठीक है, डिस्काउंट रेट लगा दी है, लेकिन फ्री कैश फ्लो की वर्किंग यहाँ पर नजर नहीं आती मुझे। ठहरे, लेट मी सी। यहाँ ये तो इन्होंने डायरेक्टली उन्होंने क्या किया है कि डिस्काउंट फैक्टर से उसको, ये नहीं होना चाहिए था। मेरा यहाँ ख्याल है इसमें एक स्टेप मिसिंग है, जो कि ये होना चाहिए, आपकी जो टर्मिनल वैल्यू है उसमें आप माइनस करें टैक्स को, सॉरी, माइनस करें टैक्स को, और ऐड बैक करें डेप्रिसिएशन। ये होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ना, इसको यूज होना चाहिए यहाँ, बजाय इसके कि ये G7 इस्तेमाल हो, आपको ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। This would be should be your yeah, enterprise value. This is the right way of doing it. I think this should be done instead कि आप टर्मिनल वैल्यू निकालें। तो ये बात है जनाब। तो ये हमने सारा ये फॉर्मूला उस वक्त किया जब आपको, आपके पास नहीं है कैश फ्लोज की। पहले तो आपने कैश फ्लो की वर्किंग की, फिर आपने उन्हें डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करने के बाद आपने टर्मिनल वैल्यू की वर्किंग की, टर्मिनल वैल्यू की डेप्रिसिएशन ऐड बैक की, टैक्स माइनस किया, और उसके बाद जो फ्री कैश फ्लो की वैल्यू बनी, उसको उसकी लास्ट ईयर की जो लास्ट जो आपका बनता है, क्या नाम है, कैश, ये जो दिस वन, ये जो आपका बनता है डिस्काउंट फैक्टर, उसके साथ आपने डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट द टर्मिनल वैल्यू की डिस्काउंटेड वैल्यू आपको मिल जाएगी।
ये जो टर्मिनल वैल्यू की डिस्काउंटेड वैल्यू है और जो पिछले 5 साल के फ्री कैश फ्लोज हैं, उनको जब आप जमा करेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। ये जो एंटरप्राइज वैल्यू है जो कि कंपनी की आप निकालेंगे, यानी कि पिछले 5 साल की बेसिस पे ये वर्किंग, इसको देखते हुए आप ये अब देखिए ये प्योर अकाउंटिंग है ना, यानी कि इसमें मैंने कोई चीज ऐसी नहीं ली जो बाहर से ली हो, यानी कि कोई डेटा ऐसा नहीं है जो मैंने बाहर से कैलकुलेट किया है। ये प्योरली इसे कहते हैं रियल इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बिल्कुल सारी चीजें उस बैलेंस शीट से ली गई हैं और उसकी बेसिस पे ये वर्किंग की गई है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इवन जो वैट भी कैलकुलेट हुआ है वो भी उसी की बेसिस पे है। इसका मतलब ये है कि ये रियल इंट्रिंसिक वैल्यू है। इसको मैं कंपेयर करूंगी विद द मार्केट वैल्यू, जो हमने एफिशिएंसी वाला मेथड किया था ना, या जो दूसरा मेथड था जिसमें हमने स्टॉक प्राइस बाहर से जो ली थी उससे मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली थी, वो और ये, इन दोनों को हम इन्वेस्टर्स नॉर्मली कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यू, अगर ये 62 है और वो 65 है, इसका मतलब है मार्केट हमारी कंपनी को ओवर वैल्यू कर रही है। अगर ये लेट्स सपोज 62 है और वो जो है वो 60, वो 50 है लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है मार्केट हमारी कंपनी को अंडर वैल्यू कर रही है। हमारी कंपनी स्ट्रांग है, उसमें स्ट्रेंथ है। तो ये बात है। ये चीजें फिर होती हैं, देखी जाती हैं, इस तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी जो ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू है वो 10 है लेट्स सपोज, इस वक्त मार्केट में वो 200 का है, तो इसका मतलब है ओवर वैल्यूड हुआ है या अंडर वैल्यू। इसी तरह चीजें देखी जाती हैं। बुक बुक वैल्यू मतलब ये कि सारा डेटा आपने बुक्स से लिया, बुक्स ऑफ अकाउंट से, आपकी मेन जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं वहां से आपने वो डेटा लिया। तो दिस इज द थिंग। तो लेट्स सी कि क्या आगे सिचुएशन बनती है। मैं इसको एक दफा वैसे रीचेक भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी वो थी गड़बड़, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाउ कैन यू टेक्स्ट पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी जो कि मैंने भी करेक्ट कर दी है। तो आप इसको देखिएगा, इट विल होपफुली इट विल मेक यू मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये जो रिकॉर्डिंग है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।